हेलो दोस्तों, आज हम इंडियन पॉलिटिक्स में बात करेंगे चार्टर अधिनियम 1793 की। हमने लास्ट क्लास में बात की थी पिच इंडिया एक्ट 1784 की। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे चार्टर अधिनियम 1793 की। चार्टर अधिनियम 1793। तो पहले तो एक बात जानते हैं कि ये चार्टर होता क्या था। चार्टर को जानते हैं। देखो, चार्टर अर्थात किसी को कार्य करने का अधिकार देना, या हम कह सकते हैं कि आज्ञापत्र। क्या? आज्ञापत्र अर्थात राजा द्वारा किसी को कार्य करने की आज्ञा देना, अधिकार देना। जैसे देखो, चार्टर का अर्थ होता है आज्ञापत्र, कार्य करने का अधिकार देना। तो जो भी कंपनी है, वो कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, तो उसको भी आज्ञा लेनी पड़ी थी। कहाँ से? इंग्लैंड की सरकार से। ठीक है, तो यहाँ पर जो 1793 में होता है, यहाँ पर जो इनको आज्ञा दी गई थी, कुछ सालों के लिए इनको आज्ञा दी गई थी कि आप इतने साल वहाँ पर व्यापार कर सकते हैं। तो यहाँ पर खत्म हो रहा था, इनको जो लाइसेंस दिया गया था, यूं कहे तो यहाँ पर खत्म हो रहा था। तो 1793 में एक चार्टर अधिनियम आ गया। इससे क्या करेंगे? इससे करेंगे कि जो इनका व्यापारिक जो अधिकार है उनको और बढ़ा दिया जाएगा। तो क्या करती है ब्रिटिश सरकार? चार्टर अधिनियमों के तहत कुछ प्रावधान किए जाते हैं और इनका जो व्यापारिक जो व्यापारिक अधिकार है वो 20-20 साल है और बढ़ा दिया जाता है। तो ये चार्टर होता है। जैसे 1793 का अधिनियम है, इसके बाद में 20 साल के बाद में एक अधिनियम आएगा, 1813 का अधिनियम आएगा। ठीक है, 1813 का अधिनियम, फिर एक 1833 का आता है, 1853 में आता है। तो ऐसे 20-20 साल के अंतराल से इनका जो व्यापारिक अधिकार है वो बढ़ाया जाता है। तो आज हम देखते हैं कि 1793 के चार्टर अधिनियम में क्या मुख्य प्रावधान किए गए, तो वो देखते हैं। देखो, एक नंबर प्रावधान तो पहली चीज तो ये देखते हैं कि इस समय ब्रिटेन जो ये कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसने भारतीयों के व्यक्तिगत अधिकारों पर और संपत्ति पर अधिकार करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो चार्टर अधिनियम 1793 में देखते हैं कि प्रावधान क्या किए गए थे। पहली बात तो जो इनका भारत में जो व्यापारिक अधिकार होता है, व्यापारिक अधिकार को 20 साल के लिए और बढ़ा दिया जाता है। ब्रिटिश सरकार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को इंडिया में 20 साल के लिए और बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, पहली बात तो ये 20 साल और बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, और दूसरी बात एक गवर्नर जनरल जो गवर्नर जनरल परिषद होती थी, उस परिषद की सदस्यता लेने के लिए एक योग्यता तय की गई। ठीक है, गवर्नर जनरल परिषद की सदस्यता लेने के लिए एक योग्यता तय की गई थी 1793 के चार्टर अधिनियम में। योग्यता क्या तय की गई थी? योग्यता यह थी कि वही व्यक्ति गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्यता ले सकता है जो भारत में कम से कम 12 साल रहने का अनुभव रखता हो। तो ये योग्यता थी। ठीक है, 3 नंबर देखो प्रावधान क्या था। एक गवर्नर जनरल को एक अधिकार दिया गया। क्या अधिकार था? देखो, यह अधिकार था कि यदि वो बंगाल में कभी अनुपस्थित हो, यानी उपस्थित न हो, तो ये गवर्नर जनरल परिषद के सदस्यों में से एक को उपाध्यक्ष नियुक्त कर सकता है ताकि वो गवर्नर जनरल के कार्यभार को संभाल सके। ठीक है, तो ये अधिकार दिया गया। ठीक है, और तीसरा प्रावधान हो गया। चौथा प्रावधान क्या किया गया था? चौथा प्रावधान ये था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल
जो था, जिसकी हमने बात की थी 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में, जिसकी स्थापना की थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की। इसकी स्थापना क्यों की थी? इसीलिए कि वो यहाँ पर भारत में राजनीति करे, अपना प्रभुत्व जमाए, आधिपत्य स्थापित करे यहाँ पर, और कंपनी पर निगरानी करे, कंपनी पर नियंत्रण करे। इसलिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इससे पहले 1793 से पहले बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सदस्य होते थे उनको सैलरी कौन देती थी? उनको सैलरी देती थी भी जो ब्रिटिश का या रानी होती थी या राजा होता था, ब्रिटिश या कहे तो ब्रिटिश सरकार देती थी सैलरी। लेकिन इस अधिनियम में क्या प्रावधान किया गया कि जो सैलरी है बोर्ड ऑफ कंट्रोल की, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सदस्यों की सैलरी है वो कौन देगी? वो देगी कंपनी देगी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी देगी। और ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ से देगी? यहाँ पर व्यापार के लिए, यहाँ पर भारतीय राजस्व से देनी पड़ेगा। सैलरी है भारतीय राजस्व से देनी पड़ेगी। तो 1793 में ये प्रावधान किया गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को जो सैलरी है वो कौन देगी? कंपनी देगी। ठीक है, तो ये मुख्य जो प्रावधान थे 1793 के चार्टर अधिनियम में। ठीक है, जिसकी हमने बात की। इसके बाद में अधिनियम आएगा, जो चार्टर अधिनियम आएगा 1813 का। तो हम अगली क्लास में बात करने वाले हैं 1813 के चार्टर अधिनियम की।